कनाडा के अलावा हमारे पास दूसरे कंट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास। लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया पे सुनते हैं, शेंजन सुन लिया, कनाडा सुन लिया और उनमें अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। अब इसमें लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर हम आयरलैंड में जा रहे हैं तो हमें आयरिश ज़ुबान आना चाहिए, लाजमी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे क्लियर नहीं है कि आयरलैंड जो है वो शेंजन में नहीं आता है। आपको वहाँ पे वर्क बहुत ईजीली मिल जाता है। अब जैसे कि लोग कह रहे होते हैं कि हम कनाडा में हमें काम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हम चाह रहे हैं किसी छोटे कंट्री का पहले वीज़ा ले लें, उसके बाद हम जाएं। तो फिर उसके सामने रखते हुए आयरलैंड आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है कि जिसमें आप आगे फिर आपको वर्क के लिए बहुत अच्छे इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है ना कि वहाँ पे एप्लीकेशंस का इतना फ्लो नहीं है, लोग उस तरफ अभी जा नहीं रहे हैं। लोगों के ज़हन में सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं, शेंजन, कनाडा, बस। उसके बाद वो चाह रहे थे हमारा यहाँ का वीज़ा नहीं लगा और वो स्टॉप कर देते हैं अपना प्रोसेस को। इसका पेपर बेस्ड वीज़ा है, फाइल क्लाइंट ने खुद जाके एम्बेसी में सबमिट करवानी होती है, वहाँ पे उसके बायोमेट्रिक वगैरह होते हैं। का रिस्पॉन्स जो है आपकी फाइल सबमिशन के बाद 45 मैक्सिमम वर्किंग डेज का टाइम यही है और मिनिमम भी यही है। इसकी एम्बेसी फ़ी 140 यूरो है। अगर आप ये बोलें कि जो चीज़ें विजिट में लग रही हैं वही वर्क में लग जाएं, वही स्टूडेंट में लग जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा कम से कम जो है वो 3-4 महीने तो हर कंट्री ले लेता है। एप्लीकेशन देनी होती है, पहले वो अपने कोर्सेज कंप्लीट करता है। इमिग्रेशन जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें आपकी पूरी फैमिली की डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनके टेस्ट वगैरह होते हैं, उनके मेडिकल्स वगैरह होते हैं। उस पर पाकिस्तानियों के लिए इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, कम से कम 4 साल 5 साल। यूएस एम्बेसी जो है वो 10-10 साल भी ले रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आज हम मौजूद हैं एफके वीज़ा कंसल्टेंट में फाइजा कवल के साथ। आइए उनसे बात करते हैं। हमने लास्ट वीडियो की थी कनाडा के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी। लेकिन सिर्फ कनाडा को ही लोग फोकस क्यों करते हैं? कनाडा के अलावा भी तो बहुत से ममालिक है जहाँ पर जाया जा सकता है, जहाँ पर पाकिस्तानियों की रेशो अच्छी है वीज़ा लगने की, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शन भी बहुत अच्छी हैं। आइए फाइजा से बात करते हैं और आपको अवेयर करते हैं कि आप कनाडा के अलावा किन किन ममालिक में इजीली जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेजॉरिटी का जो रुझान है वो कनाडा की तरफ है। अगर रिजेक्शन भी होती है तो वो फिर से वहीं अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन और भी तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्टनेस है वो नहीं है। तो आप कौन सा मुल्क सजेस्ट करेंगे कि वहाँ के लिए प्रोसीजर आसान है, डॉक्यूमेंटेशन आसान है और रेशो अच्छी है? कनाडा के अलावा हमारे पास दूसरे कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास। शेंजन है, आयरलैंड है। आयरलैंड की अभी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है क्योंकि उसमें अभी आपकी एप्लीकेशंस का कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ पे क्लाइंट्स का जो है वो फाइल्स का फ़्लो कम है क्योंकि लोगों को उसके बारे में गाइडेंस नहीं है। लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया पे सुनते हैं, शेंजन सुन लिया, कनाडा सुन लिया और उनमें अपनी एप्लीकेशंस अप्लाई कर दी, क्योंकि इसमें आपके पास आयरलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब इसमें लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर हम आयरलैंड में जा रहे हैं तो हमें आयरिश ज़ुबान आना चाहिए, लाजमी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयरलैंड में भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात कर रहे होते हैं। आपने अपने आप को देखना है कि आपका कंफर्टेबल जोन किस में है। लेकिन अच्छी ऑप्शन कैसे है? वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आप अपने क्लाइंट्स को गाइड करेंगी कि यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं क्योंकि वहाँ पे जाया जाए? अब इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जैसे यूके का अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, डायरेक्ट उनका यूके का वीज़ा नहीं लगता है, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो आयरलैंड का अप्लाई कर लें। आयरलैंड का अगर क्लाइंट का वीज़ा स्टैम्प हुआ होता है तो वो वहाँ से यूके मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन स्टूडेंट वीज़ा के भी आते हैं। स्टूडेंट वीज़ा अगर आप आयरलैंड का अप्लाई करते हैं, वहाँ से आप यूके जा सकते हैं, यूके से आप आयरलैंड आ सकते हैं। विजिट वीज़ा पे भी अगर आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे वर्क परमिट पे इसको कन्वर्ट करने का, उसके बाद आप यूके भी इन फ्यूचर मूव कर सकते हैं। आयरलैंड क्या शेंजन में ही आता है? अब बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे क्लियर नहीं है कि आयरलैंड जो है वो शेंजन में नहीं आता है। पहले शेंजन, आयरलैंड और यूके वो इकट्ठे एक ही स्टेट में लगते थे, लेकिन फिर ऐसा जैसे जैसे कंट्रीज में डेवलपमेंट होती गई तो वो कंट्रीज अलग होते गए। शेंजन अब अलग हो गया है, उसमें 28 कंट्रीज आती हैं। आयरलैंड अलग से कंट्री है और यूके अलग से कंट्री है। तो सबके लिए आपको अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन अप्लाई करके फिर वहाँ पे मूव होना पड़ता है। यानी कि आयरलैंड आप कह रही हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री के लिए वो कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई वहाँ पे मूव करना चाह रहा है, कोई स्टडी के लिए जाना चाह रहा है या वहाँ पे सेटल्ड होना चाह रहा है, तो उसके लिए कौन कौन से मौके हैं? हाँ बिल्कुल, आयरलैंड आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, मोस्टली लोग तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे होते हैं, फिर उसके बाद चाह रहे होते हैं कि हम यूएस से जाएं या फिर कनाडा जाएं।
तो उनके पास जो है वो आयरलैंड का बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आयरलैंड एक तो उसमें आपकी एप्लीकेशंस के लिए एम्बेसी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, उनमें सिर्फ वही बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जो बार बार आपको बताया जाता है कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ उसकी स्टेटमेंट आपकी लास्ट 4 to 6 मंथ की होनी चाहिए। यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके भी कितनी होनी चाहिए? सिंगल पर्सन के लिए वही मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस एम्बेसी का 1.5 मिलियन है, 1.2 मिलियन है, जितना आप इजीली कर सकते हैं। फैमिली के लिए भी उसके अकॉर्डिंग डबल हो जाएगा, यही आपके बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन वहाँ पे ये है कि आपको काम के इजीली ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको वहाँ पे वर्क बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी शेंजन कंट्रीज में, कनाडा कंट्रीज में लोग जो है वो बहुत ज्यादा चले गए हैं। अब जैसे कि लोग कह रहे होते हैं कि हम कनाडा में हमें काम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हम चाह रहे हैं किसी छोटे कंट्री का पहले वीजा ले लें उसके बाद हम जाएं, तो फिर उसके सामने रखते हुए आयरलैंड आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है कि जिसमें आप आगे फिर आपको वर्क के लिए बहुत अच्छे इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्या जो आपको आप लोग को अप्रोच करते हैं, क्या उनकी क्वेरीज में आयरलैंड होता है या आप लोग खुद गाइड करते हैं कि नहीं अगर आप यहाँ का अप्लाई करेंगे, आप खुद से ऑप्शंस देते हैं कि अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो क्या उनको समझ आ जाती है कि हाँ ये ठीक कह रही हैं? अभी अगर दिन में 20-25 क्लाइंट भी अगर विजिट के लिए आते हैं, उनमें से कोई एक पर्सन होगा वो जो आयरलैंड के लिए आता है, ठीक है, वो भी उसको अगर फोन पे गाइड किया जाता है, उसके बाद वो फिर आयरलैंड के लिए आता है। तो लेकिन लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है ना कि वहाँ पे एप्लीकेशंस का इतना फ्लो नहीं है, लोग उस तरफ अभी जा नहीं रहे हैं। लोगों के जहन में सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं, शेंजन, कनाडा, बस। उसके बाद वो चाह रहे होते हैं हमारा यहाँ का वीजा नहीं लगा और वो स्टॉप कर देते हैं अपना प्रोसेस को। लेकिन उनके बाद उसमें आपके पास ऑप्शंस आते हैं, अल्बानिया है, रोमानिया है, आयरलैंड है, आपके पास बेलारूस है, ये कंट्रीज हैं, इनकी वीजा रेशो भी अच्छी है, इनकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स में भी जो है वो इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आप आयरलैंड का अप्लाई करें, उसके बाद आप आगे उसके बाद आप वहाँ से यूके मूव हो जाएं, फिर आपकी दोनों कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। इन बहुत से जो लोग हैं वो ये भी देखते हैं कि किस कंट्री की करेंसी जो है वो कितनी मैटर कर रही है, तो इसकी करेंसी की क्या वर्थ है? तो इसमें यूरो चल रहा है और यूरो का वर्थ रेट बहुत अच्छा है। अगर अभी भी हम करंटली बात करें कि एक यूरो जो है वो मेरे ख्याल से 258 या 68 रुपए का इसके करीब का है, और पहले यूरो रेट काफ़ी हाई हो चुका हुआ था, 320 से यूरो वापस आया है। तो वहाँ पे यूरो करेंसी चलती है और यूरो की एक वर्थ है और एक कैनेडियन से ज़्यादा यूरो रेट है। आयरलैंड के रिस्पांस कितने दिनों में आता है और एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है? स्टेटमेंट तो एक हो गई कि स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके अलावा क्या कोई इंटरव्यू वगैरह भी होता है? ये पेपर बेस्ड वीज़ा, इसका टोटली डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट ने खुद जाके एम्बेसी में जमा करवानी है, वहाँ पे उसके जो है फाइल सबमिट होगी, एम्बेसी स्कैन करके उसके डॉक्यूमेंट उसको वापस दे देती है। उसके बाद जब आपकी फाइल सबमिट हो जाती है, फाइल सबमिशन के बाद मैक्सिमम 45 डेज का टाइम है, इससे ऊपर ही टाइम लग सकता है, इससे कम नहीं टाइम लगता है। और सिर्फ यही वजह है कि इसका आयरलैंड और यूके दोनों का जो है वो डेटा एम्बेसीज में शेयर होता है, इनके एक ही स्टेट लगती है दोनों को। हम इसमें आयरलैंड डबलिंग वाला कर रहे हैं जो यूके के बिल्कुल साथ है। एम्बेसी फीस कितनी है? इसकी एम्बेसी फ़ी 140 यूरो है, जो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, और इसमें VFS के चार्जेस भी इंक्लूड हैं कि वहाँ पे जाके आपको एम्बेसी में जब आपने जारी फैडिक्स में जाना, ना तो आपको वहाँ पे कोई फ़ी पे करनी पड़ती है, ना जारी के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जब आप इसकी एम्बेसी फ़ी पे करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, उसके साथ ही आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अच्छा, कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे 1 महीने से जल्दी रिस्पॉन्स, पहले ही ड्यूरेशन से पहले रिस्पांस आता हो, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई ऐसी जगह भी है जिसका रिस्पांस जल्दी आ जाता हो? जी, उसमें मोस्टली इंटरव्यू बेस्ड कंट्रीज में आ जाता है ऐसा। और बाकी देखिए एम्बेसी के पास ओवरऑल द वर्ल्ड एप्लीकेशंस आती हैं, वो जिस तरह एप्लीकेशंस आती हैं उस तरह क्यू में लगी होती हैं, फिर इसीलिए एम्बेसी की तरफ से टाइम होता है उसमें। किसी का अब अगर कोटा एक पूरा हो गया, उसमें नई एप्लीकेशंस गई हैं, तो उसका रिस्पांस बहुत जल्दी भी आ जाता है, 10 दिन में भी आ जाता है, 15 में भी आ जाता है। लेकिन जो एम्बेसी का हमने क्लाइंट को वो टाइम देना होता है जो एम्बेसी की वेबसाइट पे शो हो रहा था, जो क्योंकि अगर हम क्लाइंट को ये बोलेंगे आपका 10 दिन में भी रिस्पांस आ सकता है, तो वो 10 दिन बाद हमें कॉल्स करना शुरू हो जाएगा। तो हमने एम्बेसी के जो एम्बेसी की वेबसाइट पे टाइम मेंशन है 45 डेज का है, 45 का है, 60 का है, हमने क्लाइंट को उसके अकॉर्डिंग ही गाइड करना होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि एम्बेसी की तरफ से जो एक टाइम मेंशन है लेकिन उससे ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, तो कुछ क्लाइंट्स वगैरह हाइपर होके भी आ जाते हैं कि आपने तो कहा था आप रिस्पॉन्स आ जाएगा, इतने दिन हो गए आ नहीं रहा, तो क्या वो ट्रस्ट करते हैं या लड़ने आ जाते हैं?
हाँ, क्लाइंट अगर समझदार है उसको समझाते हैं कि ये हमारे एंड पे उसमें कोई नहीं है कि हम उसको डिले करें, एम्बेसी की तरफ से डिले हो रहा है। जो चीज़ें एम्बेसी के एंड पे डिले होती हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ क्लाइंट हाँ आते हैं, वो कहते हैं कि आप एम्बेसी को जो है वो डायरेक्ट अप्रोच करें, तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती है। जो आपकी एप्लीकेशन गई है एम्बेसी ने, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिप्लाई करना है। हाँ, टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे लोगों को ये होता है कि अगर मेरा टाइम ज्यादा लग गया तो मतलब मेरा 100% वीजा अप्रूव होके आएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़ी उम्मीद वो यकीन में चेंज हो जाती है ना कि अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा तो शायद एम्बेसडर जो है वो एक एक लाइन पढ़ के वीजा लगा के भेज देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अप्रूवल रिफ्यूजल उस सूरत में भी आ सकते हैं। बस ये होता है कि एप्लीकेशंस ओवर फ्लो होने की वजह से आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा पेंडिंग में चला जाता है। अच्छा, अगर किसी ने स्टडी के लिए अप्लाई करना हो तो क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो विजिटर के लिए है वो सेम है या चेंज है? क्या वहाँ से पहले कोई एडमिशन वगैरह या कोई इस तरह का होता है कि वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह में अगर आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ से फिर आप जो जैसे जैसे कोर्सेज बताए गए हैं वो करें और फिर अप्लाई करें, या सेम डॉक्यूमेंटेशन होती है? लेकिन जिस तरह कैटेगरी चेंज होती है इसी तरह प्रोसेस टाइम भी चेंज होता है, एम्बेसी की फीस भी चेंज होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेट्स है वो भी चेंज होती हैं। अगर आप ये बोलें कि जो चीज़ें विजिट में लग रही हैं वही वर्क में लग जाएं, वही स्टूडेंट में लग जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे कि विजिट में कोई उनका नहीं होता है कि जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में जो लैंग्वेज चल रही है वो आपको आनी चाहिए, या वहाँ की आपको इतने बैंड्स ले लें, या उसमें इतने आपके जीबीज होने चाहिए। तो इस तरह सिर्फ स्टूडेंट में और वर्क परमिट होता है, विजिट पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो है उनकी एम्बेसी की तरफ से जब आपका पहले आपने सेलेक्ट करना है कि मैंने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, कितने आपके बैंड होने चाहिए, कितने आपका जो है वो जीपीए होना चाहिए, कितनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, आपने कौन कौन से टेस्ट क्लियर करने हैं, वो सारी आप डॉक्यूमेंटेशन अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह हर चीज अपलोड करें। ये नहीं प्रोसीजर हाँ, स्टूडेंट वीजा कम से कम जो है वो 3-4 महीने तो हर कंट्री ले लेता है। जी, स्टूडेंट वीजा अप्रूव होने के 3-4 महीनों में कोर्सेज जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले जिसने एप्लीकेशन देनी होती है पहले वो अपने कोर्सेज कंप्लीट करता है। कोर्स ये मैंने आपको फाइल प्रोसेस का टाइम दिया है, उसका पहले उसका जो है वो एडमिशन लेटर आता है, फिर उसकी फाइल प्रोसेस होती है, फिर उसकी अपॉइंटमेंट, मसला अपॉइंटमेंट्स पे भी आ जाता है। अपॉइंटमेंट्स की वजह से भी लोगों के इनटेक्स रह जाते हैं। तो जैसे ही प्रोसेस में मैंने आपको बताया 3 से 4 महीने इसके लग जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा के, विजिट के लग जाते हैं 2 महीने भी लग जाते हैं, 1 महीना भी लग जाता है। वर्क परमिट का जो है वो इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। इमिग्रेशन जो है वो 4-5 साल भी ले लेती है। इमिग्रेशन का क्या प्रोसीजर है? इमिग्रेशन जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें आपकी पूरी फैमिली की डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनके टेस्ट वगैरह होते हैं, उनके मेडिकल्स वगैरह होते हैं। उस पर पाकिस्तानियों के लिए भी इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, कम से कम 4 साल 5 साल। यूएस एम्बेसी जो है वो 10-10 साल भी ले रही है। कैनेडियन एम्बेसी 7-8 साल में इसका जो है वो रिस्पॉन्स करती है। तो उसमें भी, उसके बावजूद भी उसमें भी रिफ्यूजल के या वीज़ा ना लगने के चांसेस भी होते हैं। अब जैसे कि शेंजन में लिथुआनिया वगैरह के लिए लोग कर रहे हैं और वो अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होते हैं और वो इस पे 100% एक उम्मीद लेके बैठ जाते हैं कि हमें इंटरव्यू दे दिया हमने ऑनलाइन, अब हमारा जो है वो इमिग्रेशन का वीज़ा या वर्क वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। हाँ जी, लिथुआनिया का अगर हम इमिग्रेशन पे जाते हैं तो इमिग्रेशन पे आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो अभी लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि इंटरव्यू में होने के बावजूद भी जहाँ पे उनको श्योरिटी होती है कि 100% हमारा वीज़ा लगेगा, उसमें एम्बेसी की तरफ से रिस्पॉन्स ही 4-4 6-6 महीने नहीं आता है। फिर तो इमिग्रेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इंटरव्यू किस तरह का होता है? वो एम्बेसी अपने जो आपने डॉक्यूमेंटेशन सारी प्रोवाइड की होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपसे सारी चीज़ें कंसल्ट कर रही होती है कि क्या आपका वहाँ पे आके प्लान्स होंगे, फ्यूचर किस मकसद के लिए आना चाह रहे हैं, कितने अरसे के लिए हैं। तो वहाँ पे आप लोग जो है वो यहाँ पे कोई इशू था, कोई ऐसा मसला इसकी वजह से माइग्रेट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपने जिस भी कंट्री को जो अपनी प्रोफाइल दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होते हैं, उससे हट के आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता है। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत से आपके सवालात के जवाबात भी मिले होंगे और आपको एक ऑथेंटिक वे भी मिला होगा कि किस तरह आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और पर्सन बहुत मैटर करता है कि कितना वो ट्रस्ट वर्दी है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो ही आप जो है वो अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोसीजर को लेके चलेंगे। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है मॉडल टाउन लिंक रोड पे, FK वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।